Majesty Bio Academy. I am Nitish Kumar pursuing my final year of MBBS from एम्स पटना। बच्चों आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो कि आपके बुक्स में चैप्टर 9 में दी गई है। तो यहाँ हम लोग दो टर्म्स देख रहे हैं, एक टर्म है बायोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी का एक ब्रांच है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हम लोग वो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री आर द केमिस्ट्री in which we study all those molecules which play an important role in life। तो वो सारे molecules है क्या? वो सारे molecules ही बायोमोलिक्यूल्स हैं। All organic compound found inside the living organism are called as biomolecules। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बारे में अलग अलग पढ़ने के लिए एक एनालिसिस की गई, केमिकल एनालिसिस की गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो केमिकल एनालिसिस की गई, हम लोग अभी अब पहले उसकी बात करते हैं। तो उसमें किया क्या गया कि एक लिविंग टिश्यू ली गई। वो लिविंग टिश्यू प्लांट भी हो सकता था, एनिमल के भी टिश्यू हो सकते थे, वो लिया गया। फिर उस लिविंग टिश्यू को क्या किया गया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ग्राइंड किया गया। ग्राइंड करने के बाद जो बना उसको हम लोगों ने क्या किया, छलनी, यहाँ फनेल देख रहे हैं, छलनी की मदद से छाने। ठीक है, तो हुआ क्या कि कुछ चीजें जो कि छन के नीचे आ जानी थी वो नीचे आ गई टेस्ट ट्यूब में, और कुछ चीजें जो थी वो ऊपर रह गई। जो छन के नीचे आ गई उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर रह गई उसको हम लोग रिटेंटेट कहते हैं। तो अब बच्चे जो, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो छन के नीचे आए वो सारे के सारे एसिड सॉल्युबल थे। वो सारे के सारे क्या थे, एसिड सॉल्युबल थे। और जो छन के नीचे नहीं आ पाए, मतलब जो कि छन्नी के ऊपर ही रह गए, वो एसिड इनसॉल्युबल थे। उसको जिसे हम लोग रिटेंटेंट कहते हैं, उनमें सारे एसिड इनसॉल्युबल थे। तो फिर ये जो एसिड सॉल्युबल जो थे, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स थे उसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो एसिड इनसॉल्युबल थे, जो कि छन्नी के ऊपर थे, वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो अब फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है क्या? तो ऐसा है कि ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट पे उनको कहा गया है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में। उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में। आपके बुक्स में ये भी लिखा गया है कि नॉट मोर देन 1000, मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा नहीं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो छन के नीचे आ गए वो सारे एसिड सॉल्युबल थे और वो उनमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, और जो छन्नी के ऊपर रह गए वो सारे एसिड इनसॉल्युबल थे, उनमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके पॉलीसैकेराइड्स, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में आगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं, और लिपिड आते हैं। और जो आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें हम लोग अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं, मोनोसैकेराइड के बारे में बात करते हैं, फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दो कैटेगरीज हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बच्चों मैंने यहाँ घेर रखा है, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि ये जो लिपिड है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि जब इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है तो फिर ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों है?
तो बच्चों ऐसा है ना कि जो लिपिड जो है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। जब उसको ग्राइंड किया गया तो वो क्या हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूट गए, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट गए, और टूट के क्या हो गया कि उन्होंने एग्रीगेट बना लिया, मतलब इस तरह से वो बन गया। तो ऐसा होने से क्या हो गया कि ये इनसॉल्युबल हो गए, ये छन के नीचे नहीं आ पाए और ये सारे ऊपर ही रह गए। तो जब ये ऊपर रह गए इसका मतलब ये एसिड इनसॉल्युबल हो गए, और जो कुछ भी एसिड इनसॉल्युबल था उसमें उनको हमने मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा। तो इसीलिए लिपिड को हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल के कैटेगरी में बात करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली जो है मॉलिक्यूलर वेट पे अगर बात करें तो ये ओरिजिनली माइक्रोमोलेक्यूल्स की तरह है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो माइक्रोमोलेक्यूल्स के रेंज में आता है। तो ये तो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस कैसे की गई, तो इसके लिए क्या किया गया कि लिविंग टिश्यू फिर ली गई, फिर से लिविंग टिश्यू ली गई, और फिर इसको क्या किया गया, इसका वजन कर लिया गया, इसको हम लोग वेट किया, और जो वजन निकला वो उसको हम लोगों ने वेट कह दिया, क्योंकि इसके अंदर वाटर थी तो इसीलिए हम लोगों ने इसको वेट की कह रहा। फिर इसको क्या किया गया, इस लिविंग टिश्यू को ड्राई किया गया, ओवन में इसको ड्राई किया गया। तो ड्राई करने से हुआ क्या कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो निकल के वेपर हो गए, और फिर जो ड्राई करने के बाद जो बचा उसका हमने वजन कर लिया, उसको हमने ड्राई वेट कहा। अब क्या किया गया कि हमने जो ड्राई जो हुआ था उसको हम लोगों ने ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करना पड़ा कि बर्न करना पड़ा, आग लगानी पड़ी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो बर्न करने के बाद जो ऑक्सीडेशन हुई उसमें क्या हो गया कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन गया, वाटर बन गया। तो CO2 हवा में निकल गई, वाटर वेपर बन के निकल गया, और फिर आपके पास बचा एस, जिसको हम लोग राख भी कहते हैं। तो वो सारे जो राख थे वो क्या थे, वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट थे, वो सेल का इनऑर्गेनिक कंपोजिशन था। तो इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में क्या क्या था, तो कैल्शियम हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड, जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग देख लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस किस तरह से की गई और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस। तो बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के आगे की बातों पे। तो अब जैसा कि हमने देखा कि माइक्रोमोलेक्यूल्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, तो माइक्रोमोलेक्यूल्स में अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोमोलेक्यूल्स में अमीनो एसिड के बारे में। तो चलिए हम लोग अब अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अब ये अमीनो एसिड क्या है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसमें अमीनो भी है और एसिड भी है। इसका मतलब ये ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें अमाइन ग्रुप मतलब एमीन ग्रुप भी होंगे और एसिडिक ग्रुप भी होंगे। तो हम लोग यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, ये एक मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा, ये कार्बन है। इसमें सेम कार्बन पे जब एसिडिक ग्रुप जो कि आप यहां देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमीन ग्रुप है, अगर सेम कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप हो तो हम लोग उसको अमीनो एसिड कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अमीनो एसिड को हम लोग मीथेन, आप लोग मीथेन के बारे में पढ़े होइएगा, CH4 होता है, तो मीथेन का सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, मतलब मीथेन का बदला हुआ रूप भी कह सकते हैं। जिसमें क्या किया गया, एक हाइड्रोजन मीथेन के पास ये 4 हाइड्रोजन हुआ, इसमें क्या किया गया, एक हाइड्रोजन को हटा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया गया, दूसरे हाइड्रोजन को हटा के एमीन ग्रुप लगा दिया गया, एक हाइड्रोजन को हटा के R जो कि वेरिएबल ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, वो लगा दिया गया, और एक हाइड्रोजन जो है वो अपने जगह पे रही। अब ये वेरिएबल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और इसी वेरिएबल ग्रुप के आधार पे हम लोग अलग अलग अमीनो एसिड
की बात करते हैं। अब ये आप अलग अलग वेरिएबल लगा के आप अलग अलग अमाइनो एसिड की का नाम बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी में जो है वो 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। तो उन 20 अमीनो एसिड को हम लोग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड वो हैं जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसके अलावे भी और भी अमीनो एसिड होते हैं जिसकी जो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने में उतना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं। और तो ये क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के आधार पे, हमारी जरूरतों के आधार पे, हमारे शरीर के जरूरतों के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया, मेनली दो भागों में बांटा गया। एक भाग को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, दूसरे भाग को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड ये है जिसको हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जिसको हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता। जब हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता है लेकिन हमारे बॉडी को इसकी जरूरत है, तो इसका मतलब हमको इसके लिए डाइट पे निर्भर होना पड़ेगा। मतलब हम इसे एसेंशियल अमीनो एसिड को अपने खाने से प्राप्त करेंगे, अपने भोजन से प्राप्त करेंगे। तो वो अमीनो एसिड जिसको हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता है और हम उसके लिए अपने भोजन पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो 8 है, इनकी संख्या 8 है। तो पहला है मिथियोनिन, पहला मिथियोनिन, दूसरा थ्रेओनिन, तीसरा वैलिन, चौथा ल्यूसीन, पांचवा आइसोल्यूसिन, छठा फेनाइलएलानिन, सातवां लाइसिन और आठवां ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा जो आपका 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड था जो कि आपके बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता था, तो इन 8 के अलावा जो बाकी 12 है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते किसको है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसको हमारा बॉडी खुद बनाता है, मतलब ये सिंथेसाइज बाय बॉडी। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ये बॉडी खुद बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए अपने भोजन पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको अपने भोजन के द्वारा ना भी ले तो बॉडी इसको बनाने का खुद से काम कर लेती है। तो इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल थे। और एक आता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होता है वो? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल उस अमीनो एसिड को कहते हैं जिसका आपके लाइफ के कुछ पार्ट में उसका इंपॉर्टेंट है, वो एसेंशियल बन के रहता है और बाद में जाके वो नॉन एसेंशियल हो जाता है। तो मतलब कि चाइल्डहुड में आपके ग्रोथ के लिए, बचपन में आपके ग्रोथ के लिए वो एसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में होता है, बाद में जाके वो एडल्ट में जाके वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में हो जाता है। तो फिर आप कहोगे ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की क्या एग्जांपल है? तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमारे हिस्टिडीन और आर्जिनिन है। ये दो अमीनो एसिड जो है हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हमने देखा, जिसमें कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की बात थी। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड का नेचर कैसा है। ये आइदर एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो सकता है, एसिडिक अमीनो एसिड हो सकता है और बेसिक अमीनो एसिड हो सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा आते हैं इस पे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पे, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ जैसा देख रहे हैं कि इस अमीनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक है, दूसरा अमीनो ग्रुप है जो कि बेसिक है। तो अब इनकी संख्या क्या है
किसकी संख्या ज्यादा है उसके आधार पे हम लोग न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मतलब यह है कि वो अमाइनो एसिड जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप का नंबर जो है वो सेम है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन और वैलिन। ठीक है, फिर आती है बात कि एसिडिक अमाइनो एसिड क्या है। एसिडिक अमाइनो एसिड वो है जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी संख्या नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप से ज्यादा है, मतलब एसिडिक ग्रुप का जो नंबर है वो बेसिक ग्रुप के नंबर से ज्यादा है, तो उस अमाइनो एसिड को हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। उसका एग्जांपल जो है वो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड है। फिर आती है बात कि बेसिक अमाइनो एसिड क्या है। तो बेसिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप की संख्या नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक है, मतलब कि नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप की संख्या नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप से ज्यादा है, तो उसको हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है आर्जिनिन और लाइसिन। अब इसके अलावा बच्चों अमाइनो एसिड की एक और खासियत है, वो खासियत क्या है। तो बच्चों अमाइनो एसिड जो है ये आपका अमाइनो एसिड रहा, ये आपका अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड के पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप है। इन दोनों की खासियत क्या है कि ये आयनाइज हो सकते हैं, मतलब ये आयनाइज होने के लिए अपना H+ लूज कर सकते हैं और ये आयनाइज होने के लिए H+ ले सकते हैं। तो ये H+ अगर ये हटा देंगे, ये अगर H+ लूज कर देगा तो ये हो जाएगा आपका CO-, अगर ये H+ ले लेगा तो ये हो जाएगा NH3+ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड के पास कि ये अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ रख सकते हैं उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये होता कैसे है, ये किसी खास पीएच पे, कोई खास पीएच, हर अमाइनो एसिड का एक अपना पीएच होगा, उस पीएच पे ये क्या करेगा, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H+ लूज कर देगा और ये जो अमाइनो ग्रुप था वो H+ एक्सेप्ट करके NH3+ हो जाएगा। तो उस पीएच को, जिस पीएच पे वो अमाइनो एसिड अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों रखेंगे, उस पीएच को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये अमाइनो एसिड की खास बात है, मतलब कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमाइनो एसिड का वो पीएच है जिस पीएच पे अमाइनो एसिड अपने पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज रखेंगे। अब क्या होगा कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग पीआई से में डिनोट करते हैं, अगर पीएच जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो जाए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर पीएच कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ H+ जो है वो बढ़ गया। पीएच का कम होना मतलब H+ का नंबर बढ़ना। अगर पीएच घट रहा है तो हम लोग कहते हैं कि H+ का नंबर बढ़ रहा है। तो H+ का जब नंबर बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस H+ को अपना निगेटिव चार्ज दे देगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में अमाइनो एसिड जो है COH हो जाएगा और ये NH4+ रहेगा और ये R हो जाएगा और ये H रहेगा। तो इसका मतलब जो जब पीएच आपका पीआई से कम हो जाएगा उस केस में अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब पीएच जो है आपका, पीएच जो है वो पीआई से ज्यादा हो जाएगा
इसका मतलब कि H प्लस का अमाउंट जो है वो अब घट गया है, H प्लस जो है वो घट गया है। जब pH बढ़ेगा तो H प्लस का अमाउंट घट जाएगा। उस केस में क्या होगा, अमाइनो एसिड जो है NH2 CO माइनस H और R, उस केस में जो है अमाइनो एसिड पे नेट पॉजिटिव होगा। तो ये अमाइनो एसिड की खास बात थी, मतलब वो पीएच जिसपे अमाइनो एसिड के पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हो, उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग ड्यूटेरायन कहते हैं। तो इस तरह से ये कहानी थी अमाइनो एसिड के बारे में। अब क्या होता है बच्चों, ये अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये अमाइनो एसिड ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रोटीन में बात करेंगे। इसके आगे की बात जो कि हम लोग प्रोटीन के बारे में करेंगे वो हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।